हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आज की हमारे इस टॉपिक की ये 6वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की ये क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब आते हैं अपनी आज की क्लास पर, जो हमें आज पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो निर्देशक सिद्धांत हैं, उनके पीछे की जो संस्कृति है उसके बारे में हमने जाना था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उनकी आलोचनाओं के बारे में। ठीक है, किसकी? जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उनकी आलोचनाओं के बारे में, किस प्रकार से उनको आलोचित किया गया था, मतलब कि क्या उनके क्रिटिसिज्म हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनके उपयोगिताओं के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। कुछ तो संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, और कुछ अन्य संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने जो संविधान के ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी आलोचना किस प्रकार से की वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया? जो निर्देशक तत्व हैं इनको कहा गया कि कोई कानूनी शक्ति नहीं, मतलब कि ये जो निर्देशक तत्व हैं जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं, इनकी कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा गया? मुख्यतः इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई। तो मुख्यतः इनकी जो आलोचना की गई वो किस लिए की गई? क्योंकि इनका जो चरित्र है वो गैर न्यायोचित है, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांड बताया। जबकि कौन थे? केटी शाह, उन्होंने इसको क्या कहा? अतिरेक कर्मकांड है ये। ठीक है, और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है, और इसकी तुलना किससे की? कि एक चेक है जो कि बैंक में है, जिसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, से की। और साथ ही साथ इसकी तुलना किससे की? कि एक तरीके से क्या है? बैंक का एक चेक है जिसका भुगतान जब ही हो सकता है कि जब तक जो बैंक के संसाधन हैं उनकी अनुमति नहीं होगी, तब तक इस चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता। तभी होगा जब उनकी अनुमति होगी। तो किसने? केटी शाह ने इसकी एक तरीके से कंपैरिजन की। आगे क्या है? आगे है नसरुद्दीन ने क्या कहा? उन्होंने नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा, क्या कहा? ये सिद्धांत नव वर्ष प्रस्तावों की तरह है। अब ये जो सिद्धांत है वो नव वर्ष मतलब न्यू ईयर के जो प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्तावों की तरह है, जो जनवरी को टूट जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? जो जनवरी आते ही टूट जाते हैं। यहाँ तक कि औरों ने क्या कहा? टीटी कृष्णचारी ने क्या कहा? ने इनके लिए कहा कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर, मतलब ये जो कौन है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो क्या है? एक तरीके से भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। ऐसा किसने बोला? टीटी कृष्णचारी ने बोला। केसी वेयर ने बोला, इन्हें क्या कहा? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, मतलब ये क्या है? ये एक तरीके से लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ऐसा किसने कहा? केसी वेयर ने बोला। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहा? और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया, तथा सर आइवर जेनिंग्स ने इन्हें कर्मकांड आकांक्षा कहा। केसी वेयर ने इनको क्या बताया? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र और धार्मिक उपदेश कहा। और सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? इन्हें कर्मकांड आकांक्षा कहा। किनको कहा? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, या फिर हम हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कानूनी शक्ति नहीं है कोई भी, तो उसके तहत इस तरीके से इसकी आलोचना की गई।
आगे क्या है, आगे इसको क्या बताया, आगे इसको बताया कि ये एक तर्कहीन व्यवस्था है। क्या है, ये एक तर्कहीन व्यवस्था है। वो किस प्रकार से है उसके बारे में अब जानते हैं। तो इसको कहा गया, आलोचकों के मत, आलोचक जो थे उन्होंने मत दिया कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप में निरंतर के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं कि तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। अब जो आलोचक थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम तार्किक रूप से देखें तो तार्किक रूप के आधार पर इनको निरंतरता के आधार पर, मतलब तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर एक तरीके से इनको व्यवस्थित नहीं किया गया है। किसको, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। साथ ही साथ एन श्रीनिवासन के अनुसार, अब जो एन श्रीनिवासन थे उन्होंने क्या कहा, इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। मतलब जो श्रीनिवासन थे उन्होंने ये कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ना ही उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्कसंगत तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, उनका ये कहना था। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों की आवश्यकता या फिर अत्यावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलती है। मतलब साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जो इनकी घोषणा है वो क्या है, कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलती है और यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ता है। और ये एक ही तरीके से क्या करता है, जो आधुनिक है और जो पुरातन है, जो पुराने हैं, उनको एक ही साथ जोड़ता है। आगे क्या कहा, आगे कहा इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुधार जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या क्या उसके लिए क्या किया जाता है, जो वैज्ञानिक आधार है वो सुझाया जाता है। क्या किया जाता है, ये सुधार नहीं है, ये सुझाया है। क्या है, ये सुझाया। ठीक है, सुझाया मतलब इसके आधार पर क्या किया जाता है, वैज्ञानिक आधार एक तरीके से सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। और जबकि क्या है, ये भावनाओं और बिना पर्याप्त जानकारी, मतलब पूरी जानकारी इसके मतलब इसके अंतर्गत नहीं है, उसी पर क्या है, ये आधारित है। आगे क्या कहा गया, सर आइवर जेनिंग ने इस ओर संकेत दिया कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। और जो कौन थे, सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो तत्व हैं इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। ठीक है, जो तर्कहीन व्यवस्था थी उसके संदर्भ में ये बातें कही गई। आगे क्या आता है, आगे इनको क्या कहा गया, आगे इनको रूढ़िवादी कहा गया। रूढ़िवादी किस प्रकार से कहा गया और किन किन लोगों ने कहा वो अब हम जानते हैं। तो सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला, ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी में इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन का या फिर दर्शन पर आधारित है। हम ऐसे भी कह सकते हैं राजनीतिक दर्शन का आधार है या फिर राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। ठीक है, 19वीं सदी के जो इंग्लैंड के जो राजनीतिक दर्शन है उन पर क्या है, आधारित हैं। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। मतलब जो सिडनी वेब है और जो ब्रिटिश वेब है उसके भूत इस पाठ के अंतर्गत, इस पृष्ठ के अंतर्गत जो क्या निर्देशक तत्व है उनमें प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद, और क्या कहा गया है, संविधान का जो चौथा भाग है उसमें क्या व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उनका मत क्या है, उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि ये जो निर्देशक तत्व हैं ये 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी होंगे। इस प्रश्न का ही क्या वे, अब इस पर एक प्रश्न का है, प्रश्न भी है इस प्रश्न का, क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे। जब जवाब नहीं दिया गया, तो जब इस बात का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि वह अप्रचलित होंगे। ठीक है,
तो ये किसके द्वारा, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा ये इसको रूढ़िवादिता की संज्ञा दी गई। और रूढ़िवादिता किस प्रकार से कहा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, इनको कहा गया संवैधानिक टकराव। जो ये निर्देशक तत्व हैं इनको संवैधानिक टकराव की भी संज्ञा दी गई। किस प्रकार से कहा गया संवैधानिक टकराव वो भी हम जानते हैं। अब जो के संथानम थे उनका मत है, उनके अनुसार है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्य के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। के संथानम का ऐसा मानना था कि ये जो तत्व है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इनसे क्या होगा, केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच, या फिर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है उनके बीच, या फिर राज्य के जो राज्यपाल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच क्या होगा, संवैधानिक टकराव होगा। आगे उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वो उनका कहना था कि जब केंद्र इनको लागू करने के लिए राज्य को क्या करेगा, निर्देश देगा, और अगर यह राज्य ऐसा नहीं करता, राज्य केंद्र की बात नहीं करता, मानता, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ठीक है, आगे क्या कहा, इस प्रकार जब प्रधानमंत्री ने संसद द्वारा यथापारित विधेयक जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करते हों प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर स्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत हैं और साथ ही साथ और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो ऐसा किसका कहना था, के संथानम का ऐसा मत था, उनका ऐसा मानना था। आगे उन्होंने क्या कहा, इस तरह का संविधान या फिर इस तरीके का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब इस तरीके का ही टकराव जैसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा ही राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं उनके बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये क्या थे, ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी आलोचना के बारे में हमने डिस्कस किया है, उनके बारे में हमने बात की है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बच्चों तक भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।